एट द लास्ट या एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के काफी पार्ट्स तक कवर कर लिया था ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमको स्टार्ट करना था इस लेक्चर में। हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन नॉर्मल इक्विलिब्रियम और इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीजें कर ली थी अंडर द हेडिंग ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। और आप लोगों ने लास्ट चीज जो लिखी होगी वो ये लिखी होगी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए आपको वेंट ऑफ इक्वेशन का यूज करना है। यही लिखा था, है ना। और मैंने कहा था थोड़ा प्री रीड करके आना भाई, इन चीजों को अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कर लिया प्री रीड, पढ़े इन चीजों को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, रेडिएशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, और इसके क्वेश्चंस। अगर ये हमने सब बात कर लिया तो हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। करें स्टार्ट, ठीक है। तो हमने यहां तक लिखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमको वेंट ऑफ इक्वेशन पता है, और वेंट ऑफ इक्वेशन ये बताती है कि के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये इस इक्वेशन से पता चलता है। और इस इक्वेशन में एक टर्म है डेल्टा एच, इसको कहते हैं एंथैल्पी। तो अभी तो हमको एंथैल्पी ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, हमको बस दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसका डेल्टा एच कैसे लिखते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसका डेल्टा एच कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज करती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसके नीचे तुम लिखो ए। तो केस ए, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, if reaction is exothermic और डेल्टा एच इस केस में जो होता है वो लेस देन जीरो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। तो इसको देखो अपन क्या करेंगे, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक बात समझी थी कि भाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं तो रिएक्शन आगे जाती है, और प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं तो पीछे जाती है, ये अपन ने समझा था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके अलग अलग नोटेशन है। हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोटेशन ज्यादा यूज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में, या हम करेंगे, जिससे हमको ये बताना आसान होगा कि हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो इस हेडिंग के अंडर लिखो एग्जाम्पल, एक रिएक्शन लेते हैं जो एक्सोथर्मिक है। N2 gaseous plus H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous, this is exothermic। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच लेस देन जीरो, या आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा डेल्टा एच इज नेगेटिव, ऐसा कुछ जगह आपको लिखा मिल जाता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरीके से देख के भी हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। बट हम एक दूसरा नोटेशन यूज करेंगे जिससे हमको बहुत ही डायरेक्टली देखना आ जाएगा, जिसमें हमको कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहां तक लिखो, मैं आपसे एक बात पूछ लूं उसके बाद मैं फिर बताता हूं कि कैसे लिखेंगे इसको। लिख लिया क्या सबने? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर अपन ने बोला है तो इसमें हीट रिलीज हो रही है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो हीट को तुम प्रोडक्ट की साइड लिखोगे, अगर लिखोगे तो रिएक्शन में, या रिएक्टेंट की साइड। हीट इज लाइक अ प्रोडक्ट और इज लाइक अ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो इसको ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे लिखते हैं, और वी कैन राइट N2 gaseous plus 3H2 gaseous गिविंग यू 2NH3 gaseous प्लस Q। Q जो है वो यहां पर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर इस तरीके से लिखोगे
तो मुझे बताओ कि तुम खुद सोच के बताना कि रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो या सिस्टम को हीट देते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दे दी, तो अगर तुमने हीट दे दी है, प्रोडक्ट दे दिया है, तो कहां जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड। तो देखना आसान हो रहा है इस रिप्रेजेंटेशन से, है ना? इसमें डायरेक्ट हम रिलेट कर पाते हैं। इस वाले रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है, हीट देने पे कहाँ जाएगा। इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि हीट एज अ प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हम यहां से देख के बोल सकते हैं। तो हम इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, बट इसको इस तरीके से देखना आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो अब इसको एज अ स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, reaction shifts in backward direction और K डिक्रीजेज, है ना? इसको मैं भी ग्राफ से भी बता दूंगा आपको कि K की वैल्यू कम हो रही है, ये वेंट ऑफ इक्वेशन से भी हम बता देंगे, बट यहां से भी हम बता रहे हैं कि रिएक्शन पीछे जा रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो K की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, अलग टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाएगी। तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, के की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका एग्जैक्ट उल्टा है ना? तो लिखो, राइट ऑन योर ओन। मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, बट आई वांट यू गाइस टू राइट इट ऑन योर ओन, खुद से, कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या कह सकते हैं हम? और के की वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? लिखा सबने? डिड एवरीवन राइट? ठीक है, अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं अपन, कि अगर आपको ग्राफ बनाने को बोले कोई, या ग्राफ आइडेंटिफाई करने को बोले कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ln ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा, तो वो ग्राफ हम बता देते हैं, और उससे हम बता भी देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा। तो इस इक्वेशन में, मैंटॉफ्स इक्वेशन में, ये अगर आपका y है और 1/t को आपने अगर x ले लिया है, तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई? स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप नेगेटिव होगा ये नहीं कह सकते, माइनस डेल्टा एच बाय आर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। हाँ या ना? m जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में स्लोप होता है विच इज माइनस डेल्टा एच बाय आर। लेकिन अब वो माइनस डेल्टा एच नेगेटिव है या नहीं, वो तो इस पर डिपेंड करता है ना कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो स्लोप नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही होगा ना? तो अभी एक्सोथर्मिक है, तो यहां तुम्हारी स्लोप जो है वो तुम लिखोगे कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है ना, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो है। तो स्लोप क्या आएगी तुम्हारी? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यूल हैव अ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव स्लोप। और इससे हम बताएंगे कि टेम्परेचर कम करने या बढ़ाने पर क्या हो रहा है। तो यूल हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ये थीटा, और tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच बाय आर।
अच्छा, और एक बात बताओ, इस तरफ जाने पर टेम्परेचर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और के की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही लिखा हुआ था अपन ने कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के की वैल्यू इंक्रीज होती है, देख लो, ये लिखा था। हाँ या ना, चेक कर लो एक बार। और इसके अपोजिट देख लेते हैं, इधर जाने पर 1/t कम हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस। तो वेंट ऑफ इक्वेशन से भी आप पता करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर और के में रिलेशन क्या आएगा, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सुजल बेटा देख, इसको नेगेटिव एनर्जी नहीं कह रहे हैं, एंथैल्पी नेगेटिव कह रहे हैं। अब एंथैल्पी क्या होती है ये अपन समझेंगे, है ना। बेसिकली सिस्टम से एनर्जी बाहर जाती है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं। अब ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, सब थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, है ना। एवरीथिंग दिस विल कम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से होता है। अभी के लिए इतना है कि एनर्जी अगर कोई रिएक्शन से रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखना है। यहां तक सबने नोट किया, यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत आ गई भाई, रुक जाओ, क्या दिक्कत आ गई कि लेफ्ट जाने पे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? हर्ष बेटा, ये 1/t की वैल्यू इधर जाने पे क्या हो रही है? कर लो, नोट कर लो, जिन जिन को करना है लिख लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ तब तक। ये हर्ष मेरे को बताएगा जरा, 1/t की वैल्यू क्या हो रही है लेफ्ट जाने पर, जल्दी बता हर्ष। इंक्रीज कहाँ हो रही है, कैसी बात कर रहा है बेटा, यहाँ 0 है तो 1/t डिक्रीज होगा ना इधर आने पे, एक्स एक्सिस पे 1/t तो डिक्रीज होगा। तो 1/t डिक्रीज कब होगा? 1/t डिक्रीज कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो। जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो 1/t डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो सब लोग लिख लो। और लिख लिया क्या सबने? अगर लिख लिया तो मुझे बता देना। डन, ठीक है। तो अगला केस अपना आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बी लिखो, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। टी और एल एन के में तो, हाँ, टी और एल एन के में तो हाइपरबोला बनेगा, बिल्कुल। बी लिखो, बी इज इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, if reaction is endothermic in bracket delta H is greater than 0। तो यहां पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में? एब्जॉर्ब होगी, बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट अपना जो काम का रिप्रेजेंटेशन है वो लिख रहा हूं। एग्जाम्पल, Q is heat plus PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम भाई? अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट दे दी। हीट दे दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बताओ?
फॉरवर्ड, बिल्कुल। तो हम इसके आगे लिखेंगे रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीजेस, है ना। के फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो के इंक्रीजेस। लास्ट केस से अपोजिट चलेगा, पिछला जो केस था उससे अलग चलेगा। अच्छा, इसके बाद ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, खुद से लिखो भाई कि रिएक्शन शिफ्ट्स इन विच डायरेक्शन। और के की वैल्यू क्या होती है वो भी लिखना है तुमको खुद से ही, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। और इसका एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाना है फिर इसके बाद। we'll draw the graph for ln k versus 1/t। तो यहाँ पर स्लोप तो डेल्टा एच इज tan थीटा माइनस डेल्टा एच बाय आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, तो जो स्लोप आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव, है ना। स्लोप इज नेगेटिव, थीटा इज मोर देन 90 डिग्रीज, है ना। tan थीटा अगर 90 से ऊपर होता है तो वैल्यू नेगेटिव आती है ना। लिखा सबने? एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लूं ग्राफ के बारे में। इंटरसेप्ट लिखा तो है बेटा, इंटरसेप्ट कर तो रखा है, देखो टच तो कर रखा है। हालांकि वो टच नहीं होगा क्योंकि 1/t जीरो पहुंचाने के लिए आपको t को इनफाइनाइट पहुंचाना पड़ेगा। बट ठीक है, हम तो इक्वेशन से ग्राफ बना रहे हैं तो हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया कि भाई ठीक है, इट गोज लाइक दिस, है ना। हाँ भाई, बना लिए सबने। एक सिंपल सा सवाल ग्राफ बेस्ड पूछ लूं आप लोगों से, फिर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछूंगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, या हाँ क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल फॉर्म में, तो क्या, राइट डाउन द क्वेश्चन। Find the value of delta H in the following two cases. Find the value of delta H in the following two cases. Number one, तो दो ग्राफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो report your answers in terms of R.
मैं लिख भी देता हूँ, गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ आर। बताओ भी आंसर। ठीक है प्रेशा, तो उसमें लिख भी देना बाद में कि भाई कौन सी रिएक्शन कौन सी थी, कौन सी एक्सोथर्मिक थी, कौन सी एंडोथर्मिक थी, बाकी फिर कर लेंगे। तो पहले वाले का वैल्यू कितना आ रहा है? पहले वाले का वैल्यू कितना आ रहा है? -r। -r आएगा बेटा, -r आएगा। कुछ लोगों ने मिस्टेक करी है। tan थीटा इज -Δh/r, तो tan 45 कितना होता है? 1। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? -r, राइट। रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है ना, एक्सोथर्मिक। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक। ये पहले का सॉल्यूशन। दूसरे के केस में क्या आएगी वैल्यू? tan 135 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है? tan 135 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है? -1। वेरी गुड। तो -1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर। दिस गिव्स यू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू आर। यही आएगा। तो अब डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, तो रिएक्शन क्या हो गई? एंडोथर्मिक। अच्छा एक बात और बता दो, अगर log ऑफ के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाते हैं तो फिर स्लोप क्या होती है? अगर मैं यहाँ ln k की जगह log ऑफ k दे दूं, है ना, इफ ग्राफ जरूरी थोड़ी कि ln k का दिया हो, log k का भी दिया हो सकता है। तो उस केस में स्लोप क्या लिखोगे तुम? सेम नहीं, इक्वेशन क्या होती है? अरे मेरे को करवानी पड़ेगा, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया log k ग्राफ दे दिया, तो फिर तुम सेम लिख दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देते हैं। लिखो लिखो। इफ इन प्रीवियस केस द graphs would have been for log of k versus 1/t, then, अरे अभी तक नहीं लिखा प्रकृति बेटा, लो जल्दी लिख लो। then find the value of delta h in both the cases। तो ऊपर वाले ग्राफ अगर ln k की जगह log k के साथ बना दिए जाएं तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो log में जो इक्वेशन होती है वो लिख दो मेरे को। सही है प्रेशा बेटा, सही है। तो भाई अपनी जो इक्वेशन थी log के अंदर वो थी log ऑफ k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। तो इसको मैं 1/t प्लस सी लिख दूं ब्रेक करके। ये इक्वेशन लिखी थी अपन लॉग में, याद हो सबको तो, है ना।
याद है? तो अगर इसको y एक्सिस पे ले लिया है और इसको x एक्सिस पे ले लिया है तो स्लोप क्या हो गई अब? माइनस डेल्टा एच अपॉन अपॉन क्या हो गई? जल्दी बताओ, आज तो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। 2.303 आर, बिल्कुल। तो भाई ग्राफ अगर आपका ऐसा हो गया, if your graph is log of k equilibrium versus 1 by t, और थीटा 45 डिग्रीज है, तो यहाँ आपका टेन थीटा जो है वो माइनस डेल्टा एच बाय आर नहीं होगा। टेन थीटा विल बी माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, बिल्कुल। तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड केस के लिए ग्राफ नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है? तो देयरफॉर tan 45 degrees is equals to 1 is equal to minus delta h upon 2.303 r, which gives you delta h is equals to minus 2.303 r, ठीक है? तो 2.303 के फैक्टर का फर्क आ जाएगा। सेकंड केस में मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। tan 135 degrees is minus 1 is minus delta h upon 2.303 r, which gives you delta h is equal to 2.303 r, राइट? ठीक है, दिक्कत तो नहीं है भाई, होनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी है तो नहीं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। लिख लिया सबने? जल्दी कंप्लीट कर लो, कर लो, कर लो। कर लो, कर लो, नोट कर लो, तब तक मैं एक बात रिवाइज करा देता हूँ भाई। कॉन्सेंट्रेशन पे तो हमने डायरेक्ट देख लिया था कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, प्रोडक्ट की बढ़ाओ तो बैकवर्ड जाती है। प्रेशर के साथ क्या देखा था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाती है? जहाँ गैस के मोल्स क्या हो? कम हो, है ना? प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन वहां जाती थी जहाँ गैस के मोल्स कम होंगे। और टेम्परेचर के साथ अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीछे जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो आगे जाएगी। यही सीखा हमने, है ना? तो ये तीन अलग अलग फैक्टर्स है। कुछ क्वेश्चन में हम इनको कंबाइंड करके भी पूछ सकते हैं कि भाई दो कंडीशन दे दी कि भाई प्रेशर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, या प्रेशर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, या एक चीज बढ़ा दी, एक चीज कम कर दी। तो हमको दोनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि भाई प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो कहाँ जाएगी, है ना? तो थोड़ा सोच के, आसान सवाल होते हैं बट क्लियरली सोचना होता है। तो मैं एक दो सवाल आपको इस टाइप से करवा देता हूँ जहां मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो लिख लिया क्या सबने? आई गेस अब तक तो लिख लिया होगा। तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम दो क्वेश्चंस के बारे में करते हैं कि जहां पे चीजों को मिक्स करके आपसे पूछा गया है भाई। तो लिखो क्वेश्चन।
तो आदित्य बेटा मैं पूछ रहा हूँ ना, वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों को इंक्रीज कर रहे हो या दोनों को डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, है ना। लिखो क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड, फॉर विच of the following reactions is product formation favored by low pressure and high temperature? Your options are A, H2 gaseous plus I2 gaseous in equilibrium with 2Hi gaseous, delta H naught is minus 9.4 kilojoule. बी। तो क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपसे इंडिविजुअली कुछ कुछ बातें पूछता हूँ पहले कि किस तरीके से आपको इसको सोचना है। तो CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ 2 CO gases, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू 172.5 किलो जूल। सी, CO gaseous plus 2H2 gaseous in equilibrium with CH3OH, ये आपका लिक्विड स्टेट में है। डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू माइनस 21.7 किलो जूल। और डी, 3O2 gaseous in equilibrium with 2O3 gaseous, delta H naught is equal to 285 kilojoules। ये तो आपका क्वेश्चन, इसको लिखो। फिर मैं कुछ बातें आपसे पहले पूछता हूँ, उसके बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगा, है ना। लिखा क्वेश्चन सब लोगों ने? सबने लिख लिया भाई? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। और लिख के मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुम्हें दो कंडीशन दी है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर होना चाहिए, मतलब तुम ये चाहते हो कि रिएक्शन कहाँ जाए, कहाँ जानी चाहिए रिएक्शन, पहले ये बताओ। फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड जानी चाहिए। फॉरवर्ड के लिए दो कंडीशन बोली हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो लो प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड भेजनी है तो प्रोडक्ट में क्या ज्यादा होना चाहिए? कम प्रेशर पे रिएक्शन अगर आगे भेजनी है तो प्रोडक्ट में क्या ज्यादा होना चाहिए? प्रोडक्ट में गैसेस ज्यादा होनी चाहिए, है ना। प्रेशर कम करते हैं तो रिएक्शन वहां जाती है जहां गैस के मोल ज्यादा होते हैं। तो लो प्रेशर में अगर आगे भेजना है तो प्रोडक्ट में गैसियस के मोल्स ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन चाहिए जिसमें प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा हो। तो किसमें प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा है? नन तो नहीं होगा बेटा। देखो यहाँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर हैं, यहाँ प्रोडक्ट में दो हैं और रिएक्टेंट में एक है ना। और यहाँ ऐसा है कि रिएक्टेंट में एक और दो तीन है और प्रोडक्ट में एक भी नहीं है, तो ये तो पीछे जाएगी। और यहाँ भी प्रोडक्ट में दो और रिएक्टेंट में तीन है, तो ये भी पीछे जाएगी।
ये कहीं नहीं जाएगी प्रेशर की वजह से, और प्रेशर की वजह से ये कहाँ जाएगी, आगे, है ना। तो आंसर तो आता दिख रहा है प्रेशर से ही, बट टेम्परेचर की बात भी कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे आगे भेजना है तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए या रिलीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हीट दे रहे हैं तो हीट कहाँ होनी चाहिए, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, हीट कहाँ होनी चाहिए, रिएक्टेंट में ना। तो एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा आपका, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, बी, है ना। तो आपको इंडिविजुअली देखना है, बट ये देखना है कि इंडिविजुअली दोनों कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑल राइट, समझ में आया कैसे सोचना है, आ रहा है ना आंसर, सही तरीके से सोचने पे बी आ रहा है आंसर। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, है ना, एक बार और, बट दूसरा सवाल करेंगे हम, है ना। सोच देखो कंडी, इसलिए मैंने कहा था कि इसको रिवाइज करते रहो, कि ली चैटली प्रिंसिपल को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो गया आप, क्योंकि सोचना पड़ता है, मैथमेटिकल नहीं है। तो लॉजिकली करना है तो सोचना सही से आना चाहिए। एक और केस करते हैं, कंफ्यूजन कभी भी हो तो ऊपर जाके देख लिया करो भाई कि क्या लिखा है हमने, है ना। स्टेटमेंट पिछली क्लास में लिखवाए थे, उन स्टेटमेंट्स को देख लो कि क्या लिखा था सर ने, क्या लिखवाया था, है ना, अगर कभी भी कंफ्यूजन आ रही है तो। चलो अगला सवाल, for which of the following reaction is product formation favored by low pressure and low temperature, इस बार, है ना। पिछली बार प्रेशर लो टेम्परेचर हाई था, इस बार प्रेशर लो टेम्परेचर भी लो करना है। For which of the following reaction is product formation favored by low pressure and low temperature? A, CO2 gaseous plus C solid in equilibrium with 2 CO gaseous, delta H naught is 172.5 किलोजूल। उसके बाद बी लिखो, बी में लिखो CO गैशियस प्लस 2H2 गैशियस, CO गैशियस, ठीक है, प्लस 2H2 गैशियस in equilibrium with CH3OH liquid, delta H naught is equal to minus 21.7 kilojoule। C, 2O3 gaseous in equilibrium with 3O2 gaseous, delta H naught is equal to minus 285 kilojoule। और D, H2 gaseous plus F2 gaseous in equilibrium with 2HF gaseous, और यहाँ डेल्टा H नॉट
इज -541 किलो जूल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, क्या होना चाहिए ये कंडीशन जो है, इससे आप क्या चाहते हो? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से आप क्या चाहते हो कि अगर फॉरवर्ड जाना है तो लो टेम्परेचर से रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? पहले तो ये बताओ। एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक है तो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं? तीन हो सकती हैं। अब लो प्रेशर है तो क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट की साइड क्या होना चाहिए? गैस के मोल्स ज्यादा होने चाहिए, है ना, क्योंकि लो प्रेशर पर रिएक्शन वहां जाती है जहाँ गैस के मोल ज्यादा है। तो मोर गैस इन प्रोडक्ट, तो मोर गैस इन प्रोडक्ट सेकंड में है क्या भाई? नहीं है। अच्छा, ये डी में है क्या, ज्यादा गैस प्रोडक्ट में? नहीं है। सी में है क्या? है। तो जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कहां पर सेटिस्फाई हो रही है? प्रोडक्ट में गैस के मोल्स भी ज्यादा हों और रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो। सी। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन दी है उससे आप पता करो कि क्या चाहिए आपको। तो लो टेम्परेचर से आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। लो प्रेशर से प्रोडक्ट में गैस के मोल्स ज्यादा होने चाहिए। कम प्रेशर पर रिएक्शन वहां जा, आपको आगे भेजनी है रिएक्शन, इसीलिए। तो आपका आंसर इस केस में आएगा सी। ठीक है, आपको ये चीजें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना स्मूथली समझ में आएंगी। एकदम से स्मूथ नहीं होगा कि पहली बार में देखते से ही आ जाए, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना क्लियर होता जाएगा। सुजल, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम कि एटमॉस्फेयर में कंडीशन होती है। बिल्कुल, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड मतलब कब होगा, जब रिएक्शन आगे जाएगी, है ना। रिएक्टेंट फॉर्मेशन फेवर्ड होगा तो मतलब पीछे जाने की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन हम बता सकते हैं कि किसी रिएक्शन में किन कंडीशंस पे वो आगे जाने की टेंडेंसी रखेगी और किन कंडीशंस पे वो पीछे जाने की टेंडेंसी रखेगी। बता सकते हैं ना, हमने जो ली चार्टलिस प्रिंसिपल पढ़ लिया उसके बाद, कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, या प्रेशर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए किसी डायरेक्शन में रिएक्शन को भेजने के लिए। ऑल राइट। यहां तक लिखा सब लोगों ने? तो अपन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वाला पार्ट कर लें कि अगर इनर्ट गैस ऐड होगी तो रिएक्शन कहां जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, थर्ड वाज टेम्परेचर का इफेक्ट, फोर्थ हमने थर्ड पढ़ा था बच्चों, देखो थर्ड के सब केस केस पढ़ रहे थे हम। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम फोर्थ पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ, या इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर लो उसको। फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कोई इक्विलिब्रियम है, उसमें अगर आप इनर्ट गैस एक्स्ट्रा डाल देते हो, इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, तो ना तो वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, तो वो वाला केस अपन लगा नहीं सकते, तो इसलिए उसको अलग से अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो क्या होगा? लिखा सबने? तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जहाँ डेल्टा एन जी जीरो है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैशियस,
ये आपके पास है N2 गैशियस प्लस O2 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO गैशियस, है ना। इस टाइप की अगर रिएक्शंस हैं जहाँ डेल्टा एन जी जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन में आप इनर्ट गैस ऐड करो, रिएक्शन कहीं शिफ्ट नहीं होती, ठीक है। इन दिस केस यू ऐड inert gas anywhere, the reaction will shift in no particular direction. तो हम इसके नीचे लिख देंगे if delta ng is equal to 0, इसके एक दो एग्जाम्पल हैं। there is no effect of adding inert gas at either constant volume or at constant pressure conditions। तो कोई भी कंडीशन में आप इनर्ट गैस ऐड करो या रिमूव करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस आइदर। तो ये तो सेफ केस है, डेल्टा एन जी जीरो आया मतलब कोई फर्क नहीं है। ये वैसे ही हो गया जैसे प्रेशर वाला केस था, डेल्टा एन जी जीरो होने पे प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, रिएक्शन कहीं जाती थी क्या? नोट में लिखा था भाई हमने, देखो जरा कि अगर प्रेशर बढ़ाएं या कम करें, डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो रिएक्शन कहीं जाती है? नहीं जाती है। तो वैसा ही केस यहाँ है कि भाई डेल्टा एन जी जीरो है, इनर्ट गैस ऐड करो, किसी भी कंडीशन में ऐड करो, कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम में, रिएक्शन कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, लिखा सबने? यहां तक लिख लिया? चलो, तो मैं तुमको अगले केस में लॉजिक ही बता देता हूँ कि हम बता कैसे रहे हैं, ये बात है ना। दोनों बातें समझा देता हूँ कि अगर डेल्टा एन जी जो है वो जीरो नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें दो केसेस लिखेंगे अपन, और दो केसेस लिखने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि आता कैसे है ना। तो बी लिखो, इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं भाई, कि अपने पास एक जनरल रिएक्शन है, ए ऑफ ए गैशियस प्लस बी ऑफ बी गैशियस इन इक्विलिब्रियम विथ सी ऑफ सी गैशियस प्लस डी ऑफ डी गैशियस। ये है आपके पास। ये एक काम करो, इसको n1 n2 n3 n4 कर दो, ए बी सी डी अपन मोल्स को लिख लेंगे, है ना। डू दिस एज n1 n2 n3 और n4, इस तरीके से लिखो। तो एट इक्विलिब्रियम अगर आपके मोल्स ए बी सी और डी हैं, तो हमने केपी और केसी में एक रिलेशन पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। तो ऐसे ही केपी और के एन में एक रिलेशन आता है, मैं आपको बता देता हूं। देयर इज, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ये मोल्स यूज करो तो के एन आ जाता है। तो मैं केपी का एक रिलेशन बता देता हूं आपको। केपी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी की पावर n3 डी की पावर n4 अपॉन ए की पावर n1 और बी की पावर n2। इसकी आपको जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हमने इसको डिराइव नहीं किया है।
वरना ये रिलेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने केपी केसी में रिलेशन निकाला था वैसे, है ना। हाँ तो बेसिकली क्या किया है देखो, तुमने लिखा था के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी लिखा था, है ना। अब सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो सब जगह मोल्स बाय वॉल्यूम कर दोगे तो वॉल्यूम कॉमन आ जाता है नीचे, तो वो वी कॉमन आके आर टी की पावर डेल्टा आर टी बाई वी आ जाता है, और ये सब मोल्स रह जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा डेराइव करने की जरूरत नहीं है, बट वो आ जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू टफ। बट इसका यूज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। हम्म। हाँ तो देखो, अब सुनना इस बात को कि यहाँ पर वो वाली बात कैसे आ रही है कि डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा। लिखा क्या यहाँ तक सबने? तो देखो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। डेल्टा एन जी जीरो अगर हो गया है ना, डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो ये एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन, ये पूरी वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे कांस्टेंट होता है। तो अब देखो इस तरफ ये पूरा कांस्टेंट है, इस तरफ ये वैल्यू वन है, तो इस रेशियो को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो इस रेशियो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अब आप इनर्ट गैस कैसे भी ऐड करते रहो, you keep adding inert gas at under any conditions, this remains constant। इसलिए हमने ये लिख दिया कि अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस अंडर एनी कंडीशन। डायरेक्ट लिख दिया, है ना। हमको ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्ट रिजल्ट नोट कर लिया। तो डेल्टा एन जी जीरो वाला क्लियर है। अब डेल्टा एन जी अगर जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो नहीं है, तो इसमें अपन दो कंडीशन लिखेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें B1 के अंदर लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। तो अब तुम मुझे बताओगे, सोचना, बस ध्यान से सुनना और सोच के बताना मेरे को। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी कि बदलेगी? कांस्टेंट आ गई, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी का क्या होगा, केपी बदलेगा कि सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट है। तो इस तरफ की इक्वल इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ कांस्टेंट है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में भी नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। तो अभी तक तो लाइफ बहुत ही आसान चल रही है। डेल्टा एन जी जीरो तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में ऐड करोगे तो नो इफेक्ट। बस एक ही जगह अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो होगा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में, एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। अच्छा, अब पहले मेरे को ये यहां तक लिख लो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब देना, है ना। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज करेंगे, या मैं पहले रिजल्ट लिखवा देता हूँ फिर तुमसे पूछता हूँ। लिख लिया सबने यहाँ तक?
अच्छा, मुझे एक बार एक बात बता दो, जब मैंने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ाया था तुमको, तो मैंने एक बात कही थी कि प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसा कुछ कहा था। तो प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, और मैंने ये कहा था कि उस केस में रिएक्शन कहाँ जाती है जहां गैस के मोल्स कहाँ हो, क्या हो? अरे, प्रेशर कम करने पर रिएक्शन कहाँ जाती है? जहां गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। गड़बड़ नहीं करना है। प्रेशर कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगी, रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के मोल ज्यादा हैं, है ना? ऐसे ही होगा। अगर आपको इतनी सी बात याद है तो आपको इस केस में अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम लॉजिक। सुनना बात को ध्यान से, है ना? इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख लो। एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखो, ऑन एडिंग inert gas at constant pressure conditions, comma, the equilibrium shifts in the direction where there is more number of gaseous, where there are more number of moles of gaseous species. लिख लो, है ना? मैं ये बात भी समझा देता हूँ तुमको कि ये इसी इक्वेशन से कैसे आ जाएगा। बाकी तो वैसे एक ही केस याद रखना है कि भाई वॉल्यूम बढ़ रही है तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर गैस के मोल ज्यादा होंगे, है ना? लिखा यहां तक सबने? मैं इसको समझा दूं, फिर एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई करना है ये मैं भी बता दूंगा, है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना भी आ जाएगा। करो करो, नोट कर लो जल्दी। चलो, तो आई गेस सबने लिख लिया है। अब सुनो, मान लो प्रोडक्ट में मोल ज्यादा है गैस के, है ना? N3 + N4 इज मोर, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा बेटा। अगर N3 + N4 बड़ा है तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा गैस भर दी है ना, ऊपर से लगने वाला प्रेशर उतना ही है, तो कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ती है, बढ़ती है ना? बलून के अंदर आप एक्स्ट्रा हवा डाल देते हो, ऊपर से लगने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, तो बलून की वॉल्यूम बढ़ती है ना? तो अगर आपने एक्स्ट्रा गैस डाल दी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बढ़ गई। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा है अपन ने, आपको हर बार इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये स्टेटमेंट कहाँ से आया वो बता रहा हूँ। तो देखो, ये कांस्टेंट है, Kp इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा एनजी जो है वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो बेटा ये रेशो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा, बिल्कुल। तो ये डिक्रीज हो गया, पावर पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यू ही डिक्रीज हो रही है।
तो अगर पूरी वैल्यू इस तरफ डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट रहना है, तो इस रेशियो को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा या डिक्रीज होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा। इंक्रीज होने के लिए सी और डी बढ़ेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इतना आपको ना सोचना पड़े इसलिए आपको एक सिंपल स्टेटमेंट लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? कि इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने ऐड करी तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैसेस के मोल ज्यादा होंगे। यही अजम्पशन लेके चले थे अपन कि N3 N4 बड़ा है तो फॉरवर्ड ही जा रही थी रिएक्शन। ठीक है, तो आप इतना सब सोच के भी वहीं पहुंचोगे जहां आपको ये स्टेटमेंट ले जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने इसकी मदद से ही बनाया है। तो आपको बार बार इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक सिंपल सी बात जो हमने प्रेशर में भी लिखी थी कि प्रेशर कम करने या वॉल्यूम बढ़ने पर, तो यहां भी वॉल्यूम बढ़ेगी इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां पर गैस के मोल ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो प्रेशर कम करो या इनर्ट गैस ऐड करो, दोनों कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ती है, दोनों कंडीशन में रिएक्शन वहां जाती है जहां गैसेस के मोल ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आई सबको? हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं, और फिर एक बस एक लाइन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की रहेगी तो वो लिख लेंगे, तो हमारा ली चैटले प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा। यहां तक नोट कर चुके हैं सब? गैशियस स्पीशीज तक? ठीक है, तो अब लिखो आप क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग reactions predict the direction of shift of equilibrium on addition of inert gas at constant pressure conditions। तो रिएक्शन है, उसके आगे आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड बस ये बताना है ना। यू हैव CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas। B, twice of NH3 gaseous in equilibrium with N2 gaseous plus 3H2 gaseous। C, PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous in equilibrium with PCl5 gaseous। D, NH4HS solid in equilibrium with NH3 gas plus H2S gas। E, twice thrice of O2 gaseous in equilibrium with twice of O3 gaseous। ये 5 केसेस में डायरेक्शंस बताने हैं। तो मैं एक एक करके पूछता हूं, तो मुझे बता देना। तो पहले रिएक्शन में कहाँ जाएगी भाई? इनर्ट गैस ऐड करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड है ना। सेकंड में कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। थर्ड में कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। फोर्थ में
फॉरवर्ड, और फिफ्थ में बैकवर्ड। बिल्कुल। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम दे देता तो क्या लिखते तुम? ऊपर लिख देता यहाँ पर, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देता तो क्या लिखते तुम? नो इफेक्ट। बिल्कुल, हर केस में, है ना? इन एवरी केस नो इफेक्ट। So this is how you use the effect of addition of inert gas। और लास्ट केस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लिख लिया भाई यहां तक सबने? तो मैं लास्ट केस पे आ जाऊं, फिफ्थ केस। बहुत ही छोटा सा केस है वो, क्योंकि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लिख लो, जल्दी लिख लो, तब तक मैं हेडिंग लिख देता हूं। फिफ्थ केस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। लिख लिया? तो लिखो, catalyst does not change the position of the equilibrium। Catalyst does not change the position of the equilibrium, full stop। It does not affect the yield of the reaction। It does not affect the yield of the reaction, in bracket value of Kp and Kc remains unchanged on adding a catalyst, bracket closed, full stop। और उसके नेक्स्ट लाइन में रेट्स, वैसे तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, मैं एक स्टेटमेंट अभी लिखवा रहा हूं। कैटलिस्ट का इफेक्ट रेट्स पे क्या होता है वो केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, तो स्टेटमेंट हम यहाँ लिख लेंगे, बट वो कैसे होगा वो आगे समझेंगे। वो यहाँ तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि रेट में कैसे कैटलिस्ट को इफेक्ट किया जाता है। बस एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं क्या है। तो उसमें लिख लो कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। Catalyst decreases the activation energy and increases the rate of forward and backward reaction by same factor। हाँ, ऑर्गेनिक में कुछ जगह एक्टिवेशन एनर्जी आया होगा, बट इसको डिटेल में अपन 12th में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। बाय सेम फैक्टर thus keeping RF इक्वल टू RB, है ना? तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड दोनों को बराबरी से बढ़ा देगा, बराबर फैक्टर। जैसे रेट फॉरवर्ड डबल हुई तो बैकवर्ड भी डबल हो जाएगी,
तो इक्विलिब्रियम तब भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड इक्वल होने चाहिए। अब वो किस वैल्यू पे इक्वल हो ये कहीं नहीं कहते हम इक्विलिब्रियम में। तो कैटलिस्ट बस क्या करेगा, दोनों की वैल्यू बराबर फैक्टर से बढ़ा देगा। जैसे रेट फॉरवर्ड को डबल किया तो बैकवर्ड को भी डबल कर देगा। ये 1.5 टाइम्स किया तो इसको ही 1.5 टाइम्स। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड सेम रहती है, सेम लेवल पे। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये था हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में अलग अलग चीजों का इफेक्ट। लिख लिया सब लोगों ने यहां तक? ठीक है भाई, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको अभी इतना ही पढ़ना था, है ना। दिस इज ऑल दैट वी नीडेड टू स्टडी इन केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नाउ। तो अब आप लोग क्वेश्चंस बाकी कर सकते हो। इस चैप्टर की थ्योरी को हम यहीं पर होल्ड करेंगे।